नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में हमने मैथ का मॉडल पेपर नंबर 7 आपको प्रोवाइड कराया था और आपसे बोला था इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने पास कहीं नोट करके रख लीजिए, ताकि जब मैं इसका सोल्यूशन वीडियो डालूँ तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकें और आप ये पता लगा सकें कि आखिर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के हम आपको आंसर्स बताएंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, अगर आपने वो कर लिए, अगर सारे कर लिए, तो निश्चित रूप से आप लिख के रख लीजिए कि आपकी आने वाली फोर्थ सेमेस्टर गणित की परीक्षा में 25 में 25 नंबर पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, इस मॉडल पेपर का पीडीएफ आप www.dledtet.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न था, 1/2 की पावर 1/2, इसका क्या मान होगा ये आपको बताना है। 1/2 की पावर 1/2, देखो जब भी किसी की पावर 1/2 हो, मान लेते हैं 5 की पावर 1/2 हो, तो इसका ये मतलब होता है √5। क्लियर हो गई एक बात। दूसरी बात देखो, अगर किसी का पावर 1/3 हो, 5 की पावर 1/3 हो, तो इसका ये अर्थ होता है 5 का क्यूब रूट। क्लियर हो गई बात। ये चीज आप समझ लीजिए, अगर पावर में 1 कुछ भी है तो उसका ये मतलब है कि वो रूट के बाहर लगना है। जैसे यहां पर 5 की पावर 1/2 है तो ये √5 हो गया। इसी तरह 5 की पावर 1/3 है तो ये आपका क्यूब √5 हो गया। क्लियर हो गई। इसी तरह यहां पर 1/2 की पावर 1/2 है तो हम ये कह सकते हैं कि √1/2, यही तो है। ठीक है। अब इसका जब हम रूट हटाना चाहेंगे तो अगर हम 1 का रूट कहें, या हम कह सकते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब 2 का वर्गमूल हमें पता तो है, लेकिन यहां पर पूरी संख्या कहीं नहीं दे रखी है ऑप्शन में, तो हम इसको एज इट इज √2 ही लिख देते हैं। देखो, 1 का रूट 1 आ गया, 2 का रूट √2 हो गया। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन में कहीं पे 1/√2 है तो 1/√2 ये रहा। ठीक है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा 1/√2। देखो, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको हम बताते चलेंगे। अगला यहां पर जो प्रश्न है 27,225 का वर्गमूल होगा। देखो, ये क्वेश्चन गलत हो गया था मॉडल पेपर वाले वीडियो में, वहां पर 6075 लिख गया था, तो यहां पर 27,225 होना चाहिए। 27,225 का वर्गमूल आपको बताना है। तो यहां पर 27,225 का वर्गमूल आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 135, 145, 155, 165। देखो, अगर हम 27,225 का अगर हम करने बैठे, अभाज्य गुणनखंड करने बैठे, फिर उसके जोड़े बनाएं 2-2 के, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम जल्दी से दिमाग लगाकर भी करें तब भी हम यहां से आंसर वो निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, 27,225 हम एक अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है 135। 135 को हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 140 को, या हम ले लें 130 को, ले लें, कुछ भी ले लें। देखो, हमें अंदाजा पहले लगाना, तभी हम ये क्लियर कर पाएंगे। देखो, 140 अगर हम ले कि हम कहें 140 का स्क्वायर कितना होता है, 140 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आपका करीबन आएगा 19,600। ठीक। 14 का होता है 196 और 0 का करेंगे तो 0 0 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो यानी हमें 27,225, मतलब अभी हमें और आगे जाना, अभी 19,600 ही मिल रहा है, तो हम सीधा 140 की बजाय 160 करके देख लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 16 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है। ठीक है। ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइए 16 का स्क्वायर कितना होता है। चलो हम बता देते हैं, 16 का स्क्वायर 256, और ये 0 का 2 0 बढ़ गए। ठीक है। तो 160 का स्क्वायर कितना हुआ, 256 डबल 0 यानी 25,600। लेकिन अभी भी हमें संख्या कम पड़ रही है, हमें चाहिए 27,205। अब मतलब 160 से भी बड़ी संख्या है,
तो 160 से बड़ी संख्या इन चारों में से कौन सी है? 165 है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं कि क्या सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 27,225 का वर्गमूल होगा वो 165 होगा। देखो जब इस तरह आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको बमुश्किल 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट आपने देखा कि 135 और 145 ऑप्शन में है, तो हम इन दोनों के बीच का ले लें, 140 लें। 140 का फटाक से हमने क्या किया, स्क्वायर निकाल लिया, तो 19,600 आ गया, लेकिन हमें 27,225 चाहिए। तो हम 140 की बजाय 150 का निकाल के देख लें, फिर उसके बाद 160 का निकाल के देख लें। यहाँ पर देख लें किस संख्या के आसपास पड़ रहा है, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये किसका वर्ग है या किसका वर्गमूल है। आगे बढ़ते हैं। दो सिक्कों को उछालने पर परिणाम क्या प्राप्त होता है? देखो एक सिक्का उछालते हैं तो दो परिणाम प्राप्त होता है। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर इसी जगह हम दो सिक्के उछालें तो हमें परिणाम चार प्राप्त होंगे। कौन कौन से? या तो पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। तो इस तरह आपने देखा दो सिक्कों को उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं? चार परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, 4, 3, 13, 7, 5, 10, 9 की मध्यिका ज्ञात करो। देखो मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसका ऑर्डर अरेंज करना पड़ता है, या तो अवरोही क्रम में लगा लो या तो आरोही क्रम में लगा लो। तो हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं, ज़्यादा आसान रहता है। तो सबसे छोटा सबसे पहले 3, उसके बाद 4, और फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर 13, फिर 15। अब इनको ये देख लीजिए, ये सम संख्याओं में पद हैं कि विषम संख्याओं में पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं, यानी विषम पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या कैसी है? विषम है। तो जब विषम हो पदों की संख्या, तो जब छोटे आंकड़े दिए हों, मतलब कम आंकड़े दिए हों, तो क्या करो, बीचों बीच की संख्या उठा लो। तो 3 इधर के काट दो, 3 इधर के काट दो, बीचों बीच की संख्या हो गई 9। तो मध्यिका कितनी हो गई? 9। अगर आप इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में भी करेंगे, यानी अगर ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ जाता, तब आप मध्यिका का फॉर्मूला क्या लगाते? n+1/2वां पद। अब n कितने हैं? n है आपके 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब n+1/2वां पद लगाओगे तो 7+1/2वां पद। तो 7+1 बराबर 8, 8/2 यानी 4वां पद, यानी चौथा पद की बात हो रही। तो हमने यहाँ पर अरेंज किया, तो पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा, यानी चौथा पद यानी 9। वैसे भी 9 आ रहा है और वैसे भी 9 आ रहा है। देखिए ऑप्शन वाला आए तो आप ऐसे फटाफट कर लीजिए, अगर ऑप्शन वाला ना आए, अतिलघु उत्तरी में आए या लघु उत्तरी में आए, तो फिर आप इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में कीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 2x² - 34 बराबर 16 में x का मान ज्ञात करना है। देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 34 है बराबर के उस तरफ भेज दो। 2x² + 16, 34 माइनस में है तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। 16 और 34 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 50। 2x² बराबर 50। तो 2 को जब हम उधर भेजेंगे तो 50/2 कितना हो जाएगा? 50 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो 25 है वो अंडर रूट में आ जाएगा, और जब 25 का अंडर रूट खोलेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 25 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। देखो सारा सोल्यूशन ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 63 है, संख्याएं ज्ञात करो। देखो क्रमागत संख्या है, यानी ऐसी संख्याएं जो एक लाइन से चलती, जैसे 5, 6, 10, 11, 15 और 16, 20, 21, ये सब कैसी संख्या है? क्रमागत संख्या है। दो क्रमागत संख्या पूछी है, दो क्रमागत संख्या का योगफल 63 है। अगर हम पहली संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या हमें कौन सी माननी पड़ेगी? जस्ट अगली हो सकती है उसकी संख्या, तो जस्ट अगली संख्या मान लो x + 1। ठीक है, ये दो क्रमागत संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है इन दोनों का योगफल 63 है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 63 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। x की वैल्यू, x और x हो जाएगा 2x,
1 प्लस में इधर जाएगा तो 63 माइनस 1 हो जाएगा, 63 माइनस 1 होगा 62। अब यहाँ पर x के साथ जो 2 लगा दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 62/2 बराबर 31। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई। मतलब पहली संख्या कितनी हो गई, 31, और दूसरी कितनी मानी थी हमने, x + 1 मानी थी, तो 31 + 1 यानी 32। पहली संख्या हो गई 31, दूसरी संख्या हो गई 32। क्लियर हो गई। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 63 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 31 और दूसरी हो गई 32। चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यदि cot a बराबर 7/8 है तो sin a बटे cos a का मान ज्ञात करो। देखो sin a बटे cos a ये किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा तो आप पता लगा सकते हैं, ये होगा tan a के बराबर। आपको मालूम है साइन cos tan का रिलेशन क्या होता है, साइन a बटे cos a बराबर tan a। अब यहाँ पर cot a की वैल्यू दे रखी है। जो cot होता है वो tan का जस्ट अपोजिट होता है। जो cot होता है वो tan का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर cot a 7/8 है तो जो tan a होगा वो होगा 8/7। तो यहाँ पर साइन a बटे कॉस a का मान कितना आया, 8/7। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखो कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका भी समाधान किया जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात करो यदि किसी घन को पिघलाकर बनाया गया है जिस घन की भुजा 6 मीटर है। कोई घन है उसकी भुजा 6 मीटर है, उसको पिघलाया गया, आयताकार बनाया गया। अब उस डब्बे का आयतन ज्ञात करो। तो अगर हम उसी घन का ही आयतन ज्ञात कर लें तो हमें आयताकार डिब्बे का आयतन भी ज्ञात होगा। देखो ध्यान से समझो बात को, कि कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास कोई ठोस चीज़ है, आप उसको पिघला दो, किसी भी आकृति में बना दो। कोई आयताकार चीज़ है उसको पिघलाकर उसको बेलन में बना दो, कोई आयताकार चीज़ है उसको पिघलाकर घन बना दो, कोई आयताकार चीज़ है उसे पिघलाकर शंकु बना दो। कुछ भी बना दो, आयतन जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, आयतन कभी नहीं बदलता, याद रहेगा, आयतन कभी नहीं बदलता। बशर्ते चीज वही होनी चाहिए, चीज वही होनी चाहिए। जैसे घन है, यहां पर बताया जा रहा है घन को पिघलाकर हमने आयताकार डिब्बा बना लिया। ठीक है, आयताकार डिब्बा बना लिया किसी घन को पिघलाकर, तो जो घन का आयतन होगा वही आयताकार डिब्बे का भी आयतन होगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए। तो यहां पर अगर हम घन का ही आयतन निकाल लें तो घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब। एक मतलब भुजा का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। क्लियर हो गई बात। तो 6 क्यूब किया तो 216 उत्तर आ गया, 216 वर्ग मीटर। देखो ये क्या निकला, ये घन का आयतन निकला। अब उसी घन को पिघलाकर आयताकार डिब्बे में बना दिया तो देखो आयतन तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो आयताकार डिब्बे आयतन होगा वो 216 वर्ग मीटर ही होगा। क्लियर। आगे देखो प्रश्न संख्या 9, दो पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 से अधिक होने के समुच्चय ज्ञात करो। देखो अधिक होने, 10 से अधिक चाहिए, तो अगर हम पहले पासे पे 5 ले आए, दूसरे पासे पे 6 ले आए, तो 5 और 6 हो गया 11। पहली कंडीशन तो ये हो गई। पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 5 आ जाए, 6 5 11, ये भी 10 से अधिक हो गया योग। पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए, तो ये भी कंडीशन 6 6 हो गई 12। तो कुल मिलाकर 3 कंडीशन होती। यहाँ पर समुच्चय लिखने थे तो यहाँ पर हमने समुच्चय लिख दिया। एस फॉर सैंपल होता है, सैंपल बराबर 5 6 6 5 और 6 6, ये 3 कंडीशन, ये 3 समुच्चय आपके इसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और जो आपकी ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आप फार्मूला लगाओ शंकु के आयतन का और उत्तर आपका आ जाएगा। देखो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर स्क्वायर करना है तो त्रिज्या आपकी 3.5 दे रखी है, तो 3.5 गुणे 3.5 और गुणे एच है, एच कितनी दे रखी 12,
तो अब सॉल्व कर लीजिए, ये 3 से ये 4, 3 चौको 12 हो जाएगा, 7 का ये 0.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4। ठीक, ये आएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4। तो ये आपका उत्तर लगभग आएगा 154 घन सेंटीमीटर। देखो आयतन निकाला जा रहा है तो घन में आएगा, तो 154 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। अब प्रश्न संख्या 11, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, दो कोण की माप दे रखी है 75 और 85, अन्य दो कोणों की माप ज्ञात करो। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में आपको मालूम है सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो 75 वाले का सम्मुख कोण निकाल लो, 85 वाले का सम्मुख कोण निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 में हम क्या जोड़ें जो 180 आ जाए, वही इसका उत्तर होगा। 85 में क्या हम जोड़ें 180 होगा। देखो 75 में जब हम 105 जोड़ेंगे, ठीक, तो 180 हो जाएगा, यानी 75 का जो सम्मुख कोण निकल के आ गया 105। 85 का सम्मुख कोण कितना होगा, 85 में जब हम 95 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखो अब आप ये कह सकते हैं, कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि 95 कैसे हम पता करें कि 95 जोड़ा जाएगा। देखो 180 में 85 घटा दीजिए, 95 आ जाएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, 7 सेंटीमीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार कागज को लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। कोई आयताकार कागज है, उसको लंबाई के परिता घुमाया जा रहा है और उससे बन रहा है बेलन, और उस बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये आपका कागज है, ठीक, ये आपकी लंबाई हो गई, लंबाई, और ये आपकी चौड़ाई हो गई बी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है लंबाई के परिता घुमाने पर, तो लंबाई के परिता घुमाने पर मतलब ये कुछ ऐसे घूमेगा। ठीक, ये लंबाई के परिता घूम गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई होगी, जो इसकी लंबाई होगी वो बेलन के आधार की परिधि के बराबर होगी। जिसके परिता घुमाएंगे, याद रखना, जिसके परिता घुमाएंगे वही बेलन के आधार की परिधि होगी। परिधि हो जाएगी आपकी लंबाई। ठीक, जो परिधि होगी, जो बेलन बन रहा है उसमें नीचे आप देखेंगे गोल गोल होता है, तो उस गोल गोल जो होगा उसकी परिधि लंबाई के बराबर होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो परिधि है इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr, ये लंबाई के बराबर होगा, यानी 7। 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो पूरा हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, जो बेलन के आधार की परिधि है वो लंबाई के बराबर कर दी गई है, यानी 7। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 7 हो जाएगा। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो 7/2π, ये जो 2π मल्टीप्लाई में है बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो 7/2π हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो 22 नीचे आ गया और 7 ऊपर पहुंच गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 49/44। क्लियर हो गई बात, 49/44 आपकी आर की वैल्यू आ गई। हमने आर निकाला क्यों है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आयतन पूछा जा रहा है और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। h जो होगी वो आपकी चौड़ाई हो जाएगी। देखिए जब हमने आयताकार कागज से हमने बेलन बनाया, तो उस बेलन के आधार की परिधि तो लंबाई के बराबर हो जाएगी और उस बेलन की ऊंचाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो h है, h तो हमें दे रखा है यानी 17 पहले से ही, तो r नहीं दे रखा था। r हमें निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, 2πr बराबर 7। तो यहाँ से हमने r निकाल लिया। अब बेलन के आयतन के फार्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, πr²h, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू 49/44 है, तो 49/44 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और एच हमने चौड़ाई को माना है तो 17 ये रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 22/7 गुणे 49/44 गुणे 49/44 गुणे 17। देखो ये 7 कटेगा, 7 सत्ते 49, ये 22 दूना 44। ठीक है, अब तो कुछ करने लायक बच नहीं रहा। ठीक है, चलो 7
गुणे 49 गुणे 17 बटे 2 गुणे 44। ठीक, यही तो आ रहा है आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उत्तर आपका आ जाएगा। इसका उत्तर लगभग आएगा 66.26 घन सेंटीमीटर। ठीक, 66.26 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। 3x बराबर 3/4, तो x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखो 3x कितना कह रहे हैं, 3/4 है, तो ये 3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर का मान निकालो, तो एक्स स्क्वायर किया, 1/4 का स्क्वायर कर दिया, तो 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, 1/16। आसान है, कुछ भी नहीं करना था, इसीलिए हमने इस प्रश्न में आपको कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये मान के चलिए गणित में कुछ भी नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 12 सेंटीमीटर ऊंचे सबलंब का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा की माप ज्ञात करो। देखो समलंब का क्षेत्रफल 48 दे रखा। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे और ब्रैकेट के अंदर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा। ठीक, पहली भुजा और दूसरी भुजा 1/2 इंटू एच इंटू B1 प्लस B2। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है यानी हाइट दे रखी है, एक भुजा यानी B1 दे रखा है 6 और आपका क्षेत्रफल दे रखा है 48। अब आप केवल सूत्र में वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमने h की वैल्यू 12 रख दी, B1 की वैल्यू 6 रख दी और क्षेत्रफल की वैल्यू 48 रख दी। अब ये जो संख्याएं हैं 1/2 और 12 बराबर के उस तरफ भेजेंगे, बराबर जब उस तरफ भेजेंगे तो ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये 12 ऊपर था यानी मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 12 चौको 48, 4 गुणे 2 यानी 8, और ये जो 6 प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 बराबर B2, और 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 होता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर जो दूसरी भुजा की माप निकल के आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर दूसरी भुजा की माप निकल के आ गई। चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मध्यिका ज्ञात करो। पद दे रखा है 3, 4, 6, 8, 10। बारंबारता दे रखी है 6, 9, 5, 6, 3। अब इसी में जब मध्यिका ज्ञात करनी तो हमें एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, संचयी बारंबारता का जब हम कॉलम बढ़ाएंगे, ठीक, तो कैसे संचयी बारंबारता का कॉलम बढ़ाते हैं, ये 6 का 6 लिख देंगे। अब ये 6 9 जोड़ेंगे तो आएगा 15। अब ये 15 और 5 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 और 6 छोड़ेंगे 26 आएगा, 26 और 3 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। यानी जो अंतिम संख्या होती है वही पदों की संख्याएं होती। तो 29 कैसा है, सम है कि विषम है, तो ये पदों की संख्या विषम है, 29 विषम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इसमें मध्यिका निकालने का फॉर्मूला लगेगा वो विषम वाला लगेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये संचयी बारंबारता निकाल ली है हमने। अंतिम पद आ रहा है 29, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। 29 जो है विषम होता है, तो मध्यिका निकालने के लिए विषम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। ठीक है, n कितना है 29, तो 29 + 1/2, 29 + 1 होता है 30, 30/2 यानी 15वां पद। अब 15वां पद कहाँ से निकालेंगे, 15वां पद हम इसी सारणी से निकालेंगे। ये जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम है, यहाँ पर देखिए 15 संख्या कहीं है या फिर 15 से जस्ट ऊपर। अगर 15 नहीं है तो 15 से जस्ट ऊपर वाली संख्या ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पर 15 ही मिल गई। ठीक है, तो हमें जस्ट ऊपर वाली संख्या देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे संख्या है या नहीं। अगर संख्या नहीं है तो जस्ट उससे ऊपर वाली संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर 15 ही हमें मिल गई, तो इसी के सामने वाला जो पद है यानी 4, यही आपकी मध्यिका हो जाएगी। तो 15वें पद का मान आप निकाल चुके हैं, 15वें पद का मान 4 है, तो अतः मध्यिका बराबर 4। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। किसी घनाकार पार्क की भुजा 25 मीटर है। पार्क में घास लगाने का व्यय ज्ञात करो, जबकि घास लगाने का व्यय 16 रुपये प्रति घन मीटर है। तो यहाँ पर कोई पार्क है, वो घनाकार है। अब पार्क में घास लगाना है, तो घास लगाने का व्यय प्रति घन मीटर पूछा जा रहा है। जब घन मीटर पूछा जाए तो घन मीटर किस में निकलता है? क्षेत्रफल में निकलता है कि आयतन में निकलता है? आयतन में निकलता है। तो यहाँ पर हम 25 मीटर भुजा मानकर घनाकार पार्क का आयतन निकालेंगे। तो घनाकार आयतन कितनी, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी है? 25, तो 25 का क्यूब कर देंगे तो घनाकार पार्क का जो आयतन है वो निकल के आ जाएगा 15,625 घन मीटर। आप निकाल के देख सकते हैं, घनाकार पार्क का आयतन बराबर ए क्यूब हो जाएगा, और ए की वैल्यू 25 रख देंगे तो 25 क्यूब हो जाएगा। 25 क्यूब हो जाएगा तो 25 का जब हम क्यूब करेंगे तो उत्तर आएगा 15,625 घन मीटर। अब घास लगाने का जो व्यय है वो 16 रुपये प्रति घन मीटर है। अब हमारे पास आयतन कितना आया? 15,625। तो 15,625 में 16 का जब हम गुणा कर देंगे तो घास लगाने का व्यय निकल के आ जाएगा। ये कितना आएगा? 2,50,000। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 15,625 में जब हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 रुपये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 है। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1,000 है। 5 मेज 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। तो एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य ज्ञात करो। देखो, मेज को हम x मान ले और कुर्सी को हम मान ले y। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन बनेगी किससे बनेगी? 3 मेज और 5 कुर्सी, तो 3x प्लस 5y बराबर 1,000। ये पहली समीकरण बन गई। अगली समीकरण बनाने के लिए देखना पड़ेगा 5 मेज और 2 कुर्सी, तो 5x प्लस 2y बराबर कितना है? 970। ठीक, ये दो इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। किसी x या y को बराबर कर लें। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ 5x है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है इसमें 3 से गुणा कर दो और इस इक्वेशन में 5 से गुणा कर दो, तब ये दोनों बराबर। अगर 3x में हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 15x। उसी तरह जब हम 5x में 3 से गुणा कर दें तब भी 15x मिल जाएगा। तो ये दोनों, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 3x में 5 का गुणा किया, 5x में 3 का गुणा किया, तो दोनों बराबर हो गए। तो जब हम इक्वेशन 1 में 5 का गुणा करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन में 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह जब हम इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन में 3 से गुणा करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ गए। यहां आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है। यहां पर समीकरण 1 में 5 से गुणा किया गया, समीकरण 2 में 3 से गुणा किया गया, तो x की वैल्यू बराबर हो गई। यानी यहां भी 15x हो गया, यहां भी 15x हो गया। देखिए, समीकरण 1 ये आपकी दे रखी, 5 से इसमें गुणा किया जा रहा है, तो 3x में 5 का गुणा किया गया, 15x आया। 5y में 5 से गुणा किया गया तो 25y आया। 1,000 में 5 से गुणा किया गया तो 5,000 आया। इसी तरह इक्वेशन 2 में 3 से गुणा किया गया है तो 3 पचे 15x, 3 दूना 6y, और 970 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 2,910 आ जाएगा। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे के चिन्ह बदल दिए गए हैं तो 15x कट जाएगा, 25y में 6y घटेगा तो आएगा 19y, 5,000 में 2,910 घटेगा तो आएगा 2,090। अब 19y में 19 को हटाकर बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तभी y की वैल्यू निकलेगी। तो 2090 बटे 19 कर दिया तो ये इसका y का जो आंसर आ गया वो 110 आया। हमने कुर्सी का जो मूल्य है y माना था, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना निकल के आ गया? 110। अब इसी y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें x की भी वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू यानी मेज की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो इक्वेशन थी 3x प्लस 5y बराबर 1,000, तो y की जगह हमने 110 रख दिया, क्योंकि ये देखिए y की वैल्यू 110 आई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 गुणे 110 कितना होगा? 550। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1,000 माइनस 550 हो गया 450, यानी 3x बराबर 450। अब 3x में 3 को हटाएंगे, उधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा, तो 450 बटे 3। अब 450 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 150, यानी 150। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 150।
तो मेज को हमने x माना था, तो यहाँ पर एक मेज की वैल्यू कितनी आ गई, वो आपके सामने लिखी हुई है 150, और एक कुर्सी का मूल्य कितना निकल के आ गया 110। इस प्रश्न में दोनों का अलग अलग मूल्य पूछा था, तो आपके सामने ये दोनों अलग अलग मूल्य निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बेहद आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इसका मूल मंत्र पता है तो। चक्रीय चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण DCE है। यदि कोण DCE 110 हो तो कोण A का मान ज्ञात करो। देखो ये आपका हो गया वृत्त, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज होगा, जैसे A, B, C और D। यहाँ पर पूछा जाए DCE एक बहिष्कोण है, ये रहा DC, और अगर हम इधर बढ़ा दें तो ये E हो गया, ये आपका हो गया, यानी BC को हमने आगे लाइन बढ़ा दी, BC लाइन आगे बढ़ा दी, तो यहाँ पर हमने E मार्क कर दिया। तो एंगल DCE ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 110 दे रखा है। अगर हम डायरेक्ट सूत्र की बात करें तो जो DCE होगा वो इधर वाले C के सम्मुख कोण के बराबर होगा। ये चीज तो आप समझते हैं कैसे, देखो ये जो आपका कोण होता है ये 180 होता है, ठीक, तो जब ये एक पार्ट इसका 110 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 70 हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब दोनों मिला के 180 हो रहे हैं, एक पार्ट 110 है तो दूसरा पार्ट 70 का हो जाएगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण का योग 180 होता है, तो एंगल A और एंगल C का योग 180 होगा। तो एंगल C हमें पता है 70 है, तो सामने वाला कितना हो जाएगा 110 ही तो होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एंगल A का ही तो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एंगल A का जो मान होगा वो बहिष्कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल DCE बराबर एंगल है। अगर कभी ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका DLED में आए, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट, कभी भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आप सीधा आंख बंद करके, अगर सम्मुख कोण पूछा जाए तो आंख बंद करके बहिष्कोण के बराबर वाले कोण पर टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर आप कहें तो हम इसकी लैंग्वेज, ये इसकी लैंग्वेज हो गई, DCE प्लस DCB बराबर 180, तो DCE ये रहा, DCE प्लस DCB बराबर 180 हो जाएगा। तो DCE की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 110, DCB की वैल्यू इस तरह निकल के आ गई 70, ठीक है। अब यही DCB ये वाला कोण किसके सम्मुख कोण है A के, और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल DCB बराबर 180। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में डाल भी दिया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर DCB की वैल्यू रख दी 70, 70 उधर जाएगा 180 में घटेगा, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई 110। यानी आपने देखा कि एंगल A जो है वो बहिष्कोण के बराबर। उम्मीद करता हूँ ये इसकी लैंग्वेज भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए जो हमने यहाँ पर प्रश्न रखा हुआ है उसको आप देख लीजिए। आपके लिए जो प्रश्न है यहाँ पर है, √256/441 का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका फटाफट आंसर आप नीचे बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरे मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में आपके कितने आंसर सही हुए, कितने नंबर आ रहे हैं 25 में, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही सभी मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।